आज हमने करना है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक हमने जो भी किया है, वॉर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, वो सारी वो पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिली थी? पॉलिटिकल सुप्रीमेसी और पॉलिटिकल बेनिफिट। आज हम वो पॉलिसीज करेंगे जिससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए थे। पिछली क्लासेस यूट्यूब पे है, आप देख लेना, ठीक है। कौन बताएगा सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के लिए 3 तरीके यूज होते हैं। वॉर, सिंपल सी बात है, उन्होंने इंडियन स्टेट्स के साथ और फ्रेंच जैसे थे जो पोर्तुगीज थे उनके साथ वॉर किए अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए। और दूसरा था सब्सिडरी अलायंस। क्या होता है सब्सिडरी अलायंस? बेसिकली एक एग्रीमेंट होती थी बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड द कंपनी, और उस एग्रीमेंट के तहत जो इंडियन स्टेट होती थी या जो इंडियन रूलर होता था वो कंपनी को फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, टेरिटरी, कैश सब कुछ अपना दे देता था। मतलब कंपनी ही सब कुछ हैंडल कर रही है, रूलर सिर्फ नाम का रह जाता था। और तीसरा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसे इंडिया में पहले जो अडॉप्शन होती थी वो रिलीजियसली होती थी। कोई अगर राजा है, महाराजा है, जिसका कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं है या कोई बेटा नहीं है, तो वो कुछ रिचुअल्स को फॉर्म करके अपने ही रिलीजन से एक लड़के को अडॉप्ट करते थे और उसको अपना सक्सेसर बनाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि मेरे को ये सिस्टम खत्म करना है, और ये सिस्टम खत्म करने के लिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अपनाई कि कोई मतलब कुछ स्टेट्स थी जिनमें वो इंटरफेयर नहीं करते थे, कुछ स्टेट्स थी जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी उनको परमिशन ही नहीं देती थी किसी को अडॉप्ट करने की। तो अगर सक्सेसर ही नहीं बचेगा, वो स्टेट ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। आज हम करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ आपको सब आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं, उनकी अलग अलग टॉपिक्स हैं। अगर पिछला नहीं, जैसे एंशिएंट इंडिया में तो एक क्रोनोलॉजी में चलना पड़ता था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं। अगर आज आपने टॉपिक किया और कल आप दूसरा करो, आपको वो भी समझ आ जाएगा। ये बेनिफिट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। मैं जो चार्ट बना रही हूँ वो लोग आप भी बना लेना, ठीक है। कोई बात नहीं। कौन कौन सी 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बना ले। Land revenue system is further divided into 3 categories: permanent settlement, Rayotwadi settlement and Mahalwadi settlement.
परमानेंट सेटलमेंट, रेवतवाड़ी सेटलमेंट एंड महलवाड़ी सेटलमेंट। तुम इतना छोटे लिखती हो तो दिख सकता है बाद में, सॉरी। ये शुरू से आदत है इतनी छोटे लिखने की, पेपर में मत लिखना, बहुत छोटा लिखती हो। कहीं मैं देखती हूँ पढ़ाते पढ़ाते इतना छोटा लिखती है। हाँ, ये ठीक है, वो कभी कभी बीच में बड़ा छोटा लिखती हूँ, पेपर में ध्यान रखना, क्योंकि वो पेजेस उन्होंने मार्क करके दिए होते हैं। सिंपल सी बात है, मेंस में ना क्वेश्चन दिया होता है और जितनी उनकी उम्मीद होती है उतने उन्होंने पेजेस छोड़े होते हैं। छोटा लिखोगे तो पेजेस बच जाएंगे। होता है, बहुत बार होता है। हाँ, इट्स ओके, बट ट्राई कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा छोटा लिखती है ना, और वहां पे लाइंस नहीं होती है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। देखिए इतना इतना लिखेगी तो इसके एक ही पेज में 20 लाइनें बन जाएगी। क्वालिटी मैटर करती है, पर वर्ड लिमिट तो पूरी करनी है ना। बना लिया, सिंपल सी बात है, एक एक करके करेंगे, ओवरऑल कर लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? जब जमींदार पीजन से रेंट कलेक्ट कर रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, सॉरी, ठीक है, परमानेंट हो गया वो। रियोत, रियोत इज इक्वल टू पीजेंट, कुछ एरियाज में पीजेंट्स को रियोत बोलते हैं, ठीक है। तो रियोतवाड़ी क्या हो गया? जब पीजेंट खुद अपना रेवेन्यू कंपनी को देता है, ठीक है। महल हो गया बड़ा, तो विलेजेस को क्लब करके एक हेडमैन होता है जो उस पर्टिकुलर विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। सिंपल टर्म, सबसे ज्यादा तो परमानेंट सेटलमेंट ही होता था, पर ये दोनों भी कुछ जगहों पे उन्होंने प्रैक्टिस किए थे। समझ आया रियोतवाड़ी और महलवाड़ी क्या होता है? अब हम एक एक करके इनको डिटेल में करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स कहाँ से आई थी? यस, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वॉर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल कौन कौन था? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम टू, ठीक है। उस टाइम पे जो मुगल एम्परर था उसका नाम था शाह आलम टू। इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉर हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों को हरा दिया था। और जब कोई हराता है तो दूसरे से फेवर लेगा, जो जीतने वाली पार्टी है वो दूसरे हारने वाली पार्टी से कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस या फेवर लेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम के साथ एक ट्रीटी साइन की। कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और उस ट्रीटी के तहत उन्होंने दीवानी राइट्स ले ली। दीवानी राइट्स आर नोन एज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट। इट हैपेंड ऑन 12th August 1765। 64 में वॉर हुआ था तो ट्रीटी साइन की गई थी 65 में। बैकग्राउंड समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार जो दीवानी राइट्स मिली थी वो मिली थी 1765 में शाह आलम टू से, आफ्टर डिफीटिंग हिम इन द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब 1765 से लेके 1772 बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और कौन सा सिस्टम चल रहा था बंगाल में? डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का मतलब है वो दो तरीकों से गवर्नमेंट चला रहे थे वहां पे। एक तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स थी और दूसरी कौन सी राइट्स थी? निजामत राइट्स, जिससे वो फॉरेन अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह संभाल रहे थे, ठीक है। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिली थी। और ये जो सिस्टम था 1765 से लेके 1772 को, इसको हम डुअल गवर्नमेंट
बोलते हैं। अब रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे तो वो कैसे कर रहे थे इस टाइम पे उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को ही यूज किया लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अभी तक उनका कोई परमानेंट मेथड नहीं आया था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और इन इंडियन ऑफिशियल्स को बोला जाता था दीवान। दीवानी मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, दीवान मतलब द पर्सन हु कलेक्टेड रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया। ठीक है, एक पेज छोड़ देना फ्लो चार्ट के लिए, आगे से कंटिन्यू करना। अब 1772 में किसने हटाया था डुअल गवर्नमेंट? दिख रहा है तुम्हारा रिवीजन? हेस्टिंग्स ने। लिखाया है मैंने, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव इंट्रोड्यूस एंड वॉरेन हेस्टिंग्स एंडेड। लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल था जब उसने डुअल गवर्नमेंट शुरू किया था। गवर्नर जनरल बदला और कौन आया गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स आया और उसने ये मेथड, ये डुअल गवर्नमेंट खत्म कर दिया। उसको ये मेथड नहीं सही लगा। आज के टाइम पे जैसे हम रिलेट करके देखते हैं, इंडिया में पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी क्या आते थे? 5 ईयर प्लान्स। अब क्या आते हैं? बजट। नहीं सही लगा, नया इनिशिएटिव लाया। वैसे ही लॉर्ड क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट लाई, इसने डुअल गवर्नमेंट हटा दी, इसने एक नया मेथड शुरू किया, दैट इज रेवेन्यू फार्मिंग। मिल गया? वॉरेन हेस्टिंग वाला पॉइंट लिखाया है ना, रेवेन्यू फार्मिंग। अब इस रेवेन्यू फार्मिंग में क्या होता था? वो देखिए, ऑक्शंस देखिए, मूवीज में ही देखी होंगी, ऑक्शन देखी, नीलामी देखी है। वो जब बिड लगाते हैं, एक बंदा बोलता है 1 करोड़, दूसरा बोलता है 1.5 करोड़। सेल जब होती है हाउसेस की या आर्ट की चीजों की, मूवीज में भी बड़ी बार दिखाते हैं ना। वो कौन सी मूवी थी जिसमें बड़ा फनी सा, हाँ, वो बड़ी गंदी सी पेंटिंग बेचता है ना पीयूषी? ठीक है, तो अब इसमें क्या होता था? सेम होता था। रेवेन्यू फार्मिंग के लिए जो फील्ड्स होती थी, जो टेरिटरी होती थी, वो ऑक्शन कर देते थे, और वो बंदा जो सबसे बड़ी बिड लगाता था उसको रेवेन्यू फार्मिंग दे देते थे फॉर 5 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम 5 जमींदार हो, मैं एक टेरिटरी फॉर रेवेन्यू फार्मिंग के लिए ऑक्शन कर रही हूँ। कोई 1 करोड़ बोलेगा कि मैं, मतलब बिड मतलब मैं 1 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट करके आपको दूंगा। तुम बोलोगे मैं 1.5 करूंगा, तुम बोलोगे मैं 2 करूंगा, है ना? तो जो सबसे ज्यादा बोलेगा उसको रेवेन्यू फार्मिंग की राइट्स दे दी जाती है। एंड दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1777, यानी कि कितने साल रहा ये? सिर्फ 2 साल। 2 साल तक ये मेथड चलता रहा, और इस मेथड को 5 साल उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। 5 साल, क्योंकि रेवेन्यू फार्मिंग कितने के लिए दी जाती थी? 5 सालों के लिए। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? तो कहीं ना कहीं अभी तक ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा था, एक प्रॉपर मेथड नहीं आया था। ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? जब हम देखते हैं रिजल्ट आया सही कि नहीं आया, पर करके देख लेते हैं। तो पहले डुअल गवर्नमेंट करके देख ली, फिर रेवेन्यू फार्मिंग करके देख ली, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आए जिस तरीके से कंपनी चाहती थी, एंड प्लस रेवेन्यू फार्मिंग बिकेम एक्सप्लॉइटेटिव। मुझे बिड चाहिए, मैं बोल रही हूँ मैं ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करूंगी, तो प्रेशर किस पे आएगा? पीजेंट्स पे। एक्सप्लॉइटेशन होगी किसकी? पीजेंट्स की। तो ये रेवेन्यू फार्मिंग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हो चुकी थी, एंड आफ्टर 1777 इट वाज एबॉलिश्ड। इसको खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद एक नया सिस्टम आया, 1 ईयर सेटलमेंट। ट्रांसफर क्यों होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के? 4-5 साल से ज्यादा नहीं ना रखते किसी को एक जगह, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, करप्शन ज्यादा हो सकता है, वो अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव हो सकते हैं। तो 5 साल अगर आप एक बंदे को सारे हक दे दो तो वो भी एक्सप्लॉइटेटिव हो जाएगा। तो उन्होंने
1777 में 1 ईयर सेटलमेंट करना शुरू कर दिया एंड दिस लास्टेड 1786। यहाँ तक कोई डाउट? पर ये 1 ईयर सेटलमेंट इतने अच्छे से नहीं चला, तो अब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कंपनी की जैसे हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो इस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने बोला कि हम किसको भेजेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और उसको बोला कि तू इंडिया जा, तुम बंगाल जाओ और ये सारा सिस्टम हैंडल करो, और तुम्हें पूरा पूरा हैंड है, मतलब कि तुम अपनी मर्जी से इस सिस्टम को जैसे मर्जी चाहो ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने उस दिन भी बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू सिस्टम ठीक किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आते हैं रेवेन्यू सिस्टम को सुधारने के लिए। यहाँ तक कोई डाउट? हमने परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया, ठीक है, अभी बैकग्राउंड ही कर रहे हैं। तो अब लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आके, दो बंदे होते हैं, सर जॉन सोर एंड जेम्स ग्रांट, उन दोनों के साथ बैठते हैं। वो सब ये दोनों रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब वो एक नया बंदा आ रहा है, उसको बैकग्राउंड तो चाहिए, उसको ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो वो इस दोनों बंदे के साथ डिस्कस करता है और अपना प्लान बनाता है। एंड 1790 में he started the 10-year settlement which is known as permanent settlement. क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब इस परमानेंट सेटलमेंट के क्या क्या प्रोविजंस थे? सिंपल सी बात है, किसने इंट्रोड्यूस किया? कॉर्नवालिस ने। किसकी हेल्प लेके? जेम्स ग्रांट एंड सर जॉन सोर, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे। अब ये परमानेंट 10 ईयर सेटलमेंट है, पहले भी तो 5 ईयर थी, तो 10 ईयर क्यों थी? 5 ईयर जब एक्सप्लॉइटेटिव थी तो 10 ईयर तो और एक्सप्लॉइटेटिव हो सकती है। पर फर्क ये था कि इस सेटलमेंट के फिक्स्ड प्रोविजंस थे, फिक्स्ड रेवेन्यू था, फिक्स्ड टाइम पीरियड था, सब कुछ इन्होंने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। पहला प्रोविजन, एक लैंड जमींदार को दे दी जाती है 10 ईयर्स के लिए, और उस जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लैंड से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। पहला प्रोविजन हो गया ये। सेकेंड, इट वॉज नॉट एज मच एक्सप्लॉइटेटिव बिकॉज यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स कर दिया गया। कंपनी ने अपने से ही, खुद से ही लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया ताकि जमींदार ओवरली पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट ना करे। लैंड रेवेन्यू फिक्स हो गया, उसमें लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं था। थर्ड, जितना भी रेवेन्यू जमींदार कलेक्ट करता है उसका 10/11 पोर्शन उसको कंपनी को सबमिट करना होता है कंपनी की ट्रेजरी के लिए, और 1/11 उसको अपने पास रखना होता है। यानी कि अगर मैंने 100 kg फूड ग्रेन्स कलेक्ट किए तो उसका 1/11 पोर्शन मैं अपने पास रखूंगी और 10/11 पोर्शन अपनी गवर्नमेंट को दे दूंगी, जिस तरीके से जमींदार उस टाइम पे कर रहे थे। एंड 1793 में इस सेटलमेंट को, इस सिस्टम को परमानेंट कर दिया गया पूरी तरीके से, और इस सिस्टम की वजह से जमींदारी बिकेम ए हेरिडिटरी। जमींदार का बेटा परमानेंट थी, उसी के पास थी, जब वो मरेगा उसके बेटे को मिलेगी, उसका बेटा मरेगा तो उसके बेटे को मिलेगी। तो जमींदारी बिकेम अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी ऑफ द जमींदार्स। क्लियर हुआ? और 1793 में इस सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। तभी इंडिपेंडेंस तक जमींदार का एक वो लेगेसी चलता आ रहा था। अभी भी अगर आप कोई बड़े पुराने गांव में जाओगे तो वहां पे अभी भी लोग जमींदार को मानते हैं। मूवीज में भी आता है ना, मूवीज, और ये रियलिटी भी है, होता है कुछ गांव में अभी भी। मे बी वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते हो, बट वो एक प्रोमिनेंट फिगर है वहां के फार्मर्स या पीजेंट्स के लिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू फीचर, सनसेट लॉ।
कोई आइडिया है क्या होता है? थोड़े जोर से बोलो। यस। सनसेट लॉ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक डेडलाइन है, मैंने 10 तारीख को, आज क्या है 10 है ना, आज 11 है, मैंने 15 तारीख को ये काम खत्म करना है, पर मेरी डेडलाइन के अकॉर्डिंग मेरे को ये काम 15 तारीख के सनसेट से पहले करना है। अगर मैं सनसेट के बाद करूंगी तो मेरी नौकरी सामने वाला ले लेगा। उसी तरीके से एक फिक्स डेट रख दी जाती थी जिसमें जमींदार को रेवेन्यू सबमिट करना होता था, रेवेन्यू कंपनी को देना होता था। और अगर जमींदार ये रेवेन्यू बिफोर सनसेट नहीं करता तो उसकी जमींदारी उससे ले ली जाती थी और वापस से क्या करेंगे जमींदारी को? ऑक्शन। और उसकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाता था। क्लियर? परमानेंट सेटलमेंट समझ आया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यही सिस्टम क्यों लाया? पहला पॉइंट कि वो लैंड को, इंडिया में पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, कम्युनिटी बेस्ड प्रॉपर्टी होती थी, या किंग की होती थी या सबकी होती थी। वो लैंड को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहता था। एक बंदा जिसको 10 साल के लिए दे दिया और उसके बाद उसी की होगी वो लैंड, तो उसकी प्राइवेट लैंड होगी, उसका मन है वो जो उस लैंड पे जो भी करे। तो इंडिया में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करना चाहता था। सेकंड, उसने बोला कि 20 लोगों से बेहतर है कि मैं 5 लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर लूं। करेक्ट? इजी है ना कि एक एक पीजेंट के पास जाके रेवेन्यू कलेक्ट करना is difficult rather than collecting revenue from a handful of जमींदार और handful of people. क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? थर्ड, वो एक सोशल क्लास क्रिएट करना चाहता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल रहे, जैसे राजा और महाराजा हो गए थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको फाइनेंसेस दिए, लग्जरी दी। करेक्ट? उसी तरीके से जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी सारे बेनिफिट दे रही थी, पैसा, राइट्स, प्रॉपर्टी, लैंड, सब कुछ। जमींदार ऑल्सो बिकेम अ शील्ड फॉर द ब्रिटिश राज, और एंड तक जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटिश राज के सपोर्ट में रहे हैं। तो ये 3 रीजन थे कॉर्नवालिस के इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। पहला, लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना है। सेकंड, ऑब्वियसली 2 लोगों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना इजियर है रादर देन 10 पीपल। एंड थर्ड, एक ऐसी, अगर वो एक ही बंदे को बार बार सपोर्ट करेंगे, एक ही क्लास को, तो एक ऐसी सोशल क्लास ऑटोमेटिकली बन जाएगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयल रहेगी। क्लियर हुआ? जैसे क्लासरूम्स में भी होता है ना, स्कूल में जाओ, टीचर 2-3 ग्रुप्स को, 2-3 बच्चों के ग्रुप को सपोर्ट करती है हमेशा, है ना, वो टीचर को सारी बातें सुनाते हैं, होता है। And that he wanted to create in India. सिंपल सी बात है, डिवाइड एंड रूल। यही करा है ब्रिटिशर्स ने, रिलीजियसली भी और सोशली भी। यहाँ पे भी उन्होंने वही किया है। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि इंडियंस यूनाइट हो। तो इंडिया में जब क्लास सिस्टम आएगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया की यूनिफिकेशन होने में टाइम लगेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? समझ आया तुमको आ गया? विशाखा, है ना? So the system was practiced in 19% of the area of the company's rule. ठीक है, 19% जितना भी टोटल ब्रिटिश एरिया था उसका जो 19% एरिया था उसमें ये सिस्टम प्रैक्टिस किया। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, बनारस एंड नॉर्दर्न कर्नाटका। नॉर्दर्न कर्नाटका, इन प्लेसेस में, इन जगहों पे
ये सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है until independence it existed, and for the very first time 1948 में, even before the Indian government did it, मद्रास की जो स्टेट थी वो पहली बंदी थी, पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने जमींदारी अबॉलिशन एक्ट पास कर दिया था, यानी कि जमींदारी का सिस्टम खत्म कर दिया था। क्लियर? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन रहा था उनको टाइम लगा। उन्होंने पहले क्या लाए, कैसे बंद किया इंडियन गवर्नमेंट ने जमींदारी? गलत ही बोल दिया करो, कुछ तो बोला करो। देखना वो कितनी पीछे बैठ गई है, जसकरण का असर हो गया उसको। वहां तो हवा भी नहीं आएगी, इधर तो आ जाए, इसी की हवा ही आए। इंडियन गवर्नमेंट ने जमींदारी कैसे खत्म की? किसने पॉलिटिकल साइंस में की है मास्टर्स? तुमने? तुम्हारी स्माइल से पता चल गया वैसे तुम हंसी हो। हाँ, यूनिवर्सिटी मेरे कंप्लेन करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं पढ़ाती है। पता है मुझे, मैंने भी किया मास्टर्स। रिजल्ट आ गया लास्ट ईयर का, अभी थोड़ी आया। आ गया ना? लैंड रिफॉर्म्स, इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें जितनी भी लैंड थी जमींदार के अंदर पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। पूरे पूरे विलेज एकड़ों में, 1000 एकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। क्लियर? और इस वजह से जो जेन्युइन लोग थे उन्होंने भी अपनी लैंड्स खोई है। देखिए रेंट पे ही देते, थोड़ा बहुत रेंट देना पड़ता था उन लोगों को, बट इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पीजेंट्स। क्लास 12th की एक बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 10th की है कि 11th की है, वो कृपया करके पढ़ना शुरू करें। एनसीईआरटीज तो पढ़ना शुरू कर दो साथ साथ में, बेसिक होती है, उसमें कुछ लर्न थोड़ी करना है, सिर्फ पढ़ना है। की किसी ने शुरू? इसलिए कहते हैं 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी पहले पढ़नी पड़ती है। कोई बात नहीं, अब कर दो शुरू, एक एक करके, एक एक सब्जेक्ट की, ठीक है? जैसे एक हिस्ट्री हमारा चल रहा है, उसके साथ तुम एक और सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, है ना? इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए समझना, है ना? तो परमानेंट सेटलमेंट को इस्तमरारी सेटलमेंट भी बोला जाता है, ठीक है? क्लियर हुआ? जमींदारी सेटलमेंट या इस्तमरारी सेटलमेंट। कोई डाउट परमानेंट सेटलमेंट में? लिख ले। मैंने पहले एक फ्लो चार्ट बनवाया, वो बना लेना बाद में, ठीक है? लिखो 1765, in 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी got Diwani rights, from the Mughal Emperor Shah Alam, II after the Battle of Buxar. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, till 1790, till 1790 trial and error method
was used by the company to collect the land revenue. Trial and error method was used by the company to collect the land revenue. Next point, 1765 to 72. 1765 to 72. Dual government in Bengal, Bihar and Odisha. In Bengal, Bihar and Odisha. And under this system, Indian officials were appointed as Diwans, 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 by the company to collect the revenue. Diwans by the company to collect the revenue. Clear यहाँ तक? Next point, 1772. Warren Hastings ended this system. Warren Hastings ended this system and started revenue farming in which the land revenue collection rights were given to the highest bidder, BEEDER, highest bidder for 5 years. Next, till 1777, farming system was practiced. Revenue farming system was practiced and is also known as Panch Sal. PANCH, Panch Sal, SALA. Panch Sal. लिख लिया यहाँ तक? But it was very much exploitative in nature. Next point, in 1777, 5-year settlement was abolished. 5-year settlement was abolished and 1-year settlement, 5-year settlement was abolished. In 1777, 5-year settlement was abolished and 1-year settlement was introduced. Next लिखो, in 1786,
The board of directors of East India Company, the board of directors of East India Company sent Lord Cornwallis as the Governor General of Bengal और ये एक ऐसा बंदा था जिसने आने के लिए एक एक्ट भी पास करवाई थी कि भाई मेरे पास सुप्रीम अथॉरिटी होगी। ये वो इसीलिए क्योंकि पुलिस सब इसी ने किया है ना, उन्होंने पास भी कर दी और इसको सुप्रीम अथॉरिटी दे दी। पहले क्या होता था, एक होता था कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल। जब हम वो करेंगे ना एक्ट्स, तो जो कमांडर इन चीफ होता था वो जो गवर्नर जनरल होता था वो उसके डिसीजन ओवररन नहीं कर सकता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये सिस्टम भी चेंज करवा दिया। ठीक है, एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल with the full authority to settle the revenue system. With the full authority to settle the revenue system. Next point, Lord Cornwallis discussed with Sir John Soar, John Soar and Sir James Grant. ग्रांट नॉर्मल वाला जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं वही वाला ग्रांट, जेम्स बॉन्ड वाला जेम्स और ग्रांट वाला ग्रांट। द रेवेन्यू ऑफिशियल्स and finally in 1790 he started 10-year settlement. He started 10-year settlements. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब लिखो प्रोविजंस ऑफ द सेटलमेंट। Provisions of the settlement. पहला, land was given to the zamindar for 10 years along with the land revenue collection rights. इसका ये भी मतलब है कि वो जिस मर्जी को जितनी मर्जी लैंड दे, करेक्ट, फार्म करने के लिए। सेकंड लिखो, लैंड रेवेन्यू was fixed. Revenue was fixed. Next, out of the collected revenue, zamindars had to deposit 10/11 in the company treasury,
and 1/11 and 1/11 was kept with themselves. हो गया ना टोटल 11/11 हो जाता है ना themselves, kept with themselves. Next point लिखो. In 1793 this system was made permanent and land rights लैंड भी और लैंड से जुड़ी हुई राइट्स भी became the hereditary property of zamindars. And it came to be known as permanent settlement or zamindar settlement, zamindari settlement और इस्तमरारी सेटलमेंट. इस्तमरारी कुछ एरियाज में जमींदार्स को इस्तमरार्स बोलते थे, तो उस बेसिस पे इस्तमरारी सेटलमेंट लिख लिया यहाँ तक. नेक्स्ट लिखो. In 1794 sunset law was added. And it was made compulsory for the zamindars to deposit the land revenue before the sunset of the date mentioned in the settlement. Full stop. इसके साथ ही लिखो. If the zamindar failed to do so, his zamindari was taken back and auctioned. अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा उन्होंने? वो तो वैसे ही रहते हैं. परमानेंट हो गया था सिस्टम, जमींदार हेरिडिटरी हो गए थे, तो उनको हटा तो सकते नहीं थे, पर अगर कोई रिबेल कर जाए या कुछ गलत करे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या किसी और के साथ जुड़ जाए, होता है ना. कुछ जमींदार ने भी तो नेशनल मूवमेंट या कुछ चीजें ज्वाइन की थी, या कुछ भी अगर जमींदार ऐसा करे जो कंपनी को नहीं पसंद आए, तो कंपनी इस लॉ को यूज करके जमींदार को हटा दे. उनका हर चीज के पीछे एक मोटिव होता था. मतलब कोई तुमसे इंटरव्यू भी पूछ सकता है ना वो कि सनसेट लॉ क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा उन्होंने, तो तुम उसको जवाब दे सकते हो. ये एक ऐसा लॉ था कि अगर 30 सेकंड भी जमींदार लेट है ना, तब भी उसकी जमींदारी ले ली जाती थी, तो वो 1 सेकंड भी ऊपर नहीं हो सकता था. और उस टाइम पे इंडिया में
लोग टाइम कैसे देखते थे? सनसेट, या वो जो वो होता था मिट्टी वाला, वो होता है ना ऐसे तरीके का, यस। हम्म, यस, और ग्लास, है ना। तो ब्रिटिशर्स के पास तो सारी डेवलपमेंट्स थी, तो वो इस लॉ के बेसिस पे बहुत बार उन्होंने जमींदार से उनकी जमींदारी ली है, इसलिए ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना हो, या अपने आप को उनके ऊपर ना मानने लगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन 19% ऑफ it was practiced in 19% of total British area. 19% of total British area. कौन कौन सा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थन कर्नाटका, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, बनारस एंड नॉर्थन कर्नाटका। अब लिखो वाई कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम। नेक्स्ट लिखो वाई कॉर्नवालिस introduced this system. पहला लिखो, to introduce private property in land. To introduce private property in land. Introduce private property in land. Next लिखो, it was easy to collect. It was easy to collect revenue from a handful of zamindars. It was easier to collect revenue from a handful of zamindars rather than millions of peasants. Rather than millions of peasants. Last point लिखो, to create a social class. To create a social class that would be loyal to East India Company in future. To create a social class that would be loyal to the East India Company in future. अब स्टार डाल के एक पॉइंटर लिख लो। In 1948, Madras State was the first state in India Madras to pass the zamindari was the first state in India to pass the Zamindari Abolition Act. तब ये वाला सारा एरिया सिर्फ यहाँ से लेके आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, यहाँ से लेके ऐसे तक, ये सारा मद्रास में आता था। ठीक है, काफी बड़ी थी तो मद्रास स्टेट, बाद में बाइफरकेट किया गया जब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी स्टेट्स की। ठीक है, कुछ पार्ट आंध्र में है, कुछ तमिलनाडु में है,
जो अब ओरिजिनली मद्रास जो टाउन का नाम था दैट इज चेन्नई। लिखिए, समझ आया? नेक्स्ट है हमारी रेवतवाड़ी सेटलमेंट। सिंपल सी बात है, इस सिस्टम में पीजेंट्स जो थे दे वर डायरेक्टली मेड टू पे दी रेवेन्यू। ठीक है, तो जब डायरेक्ट रेवेन्यू लेंगे तो रेवेन्यू क्या होगा? हाई, करेक्ट, ज्यादा। मतलब इस टाइम पे इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के पास राइट थी रेवेन्यू कभी भी बढ़ाने की और जैसे मर्जी कलेक्ट करने की। ठीक है, क्लियर? ये वाला सिस्टम 51% ऑफ द एरिया अंडर ब्रिटिश रूल was under this settlement। किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 2 पर्सन, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर। एंड अलेक्जेंडर रेड इन 1820, काफी लेट एज कम्पेयर टू द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये काफी देर बाद आया था बॉम्बे में। इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन बॉम्बे, मद्रास, सिंध, बेरार एंड अदर पार्ट्स ऑफ असम। इन कुछ प्लेसेस पे मद्रास प्रेसिडेंसी कितनी बड़ी है हमने भी देखा कितनी बड़ी है, तो मद्रास में ही हो रहा था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी बड़ी है, बॉम्बे में ये सिस्टम था। सिंध कितना बड़ा है, पंजाब सारा सिंध एरिया है, वहां पे ये सिस्टम था, बेरार में और असम के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो 51% एरिया जो था इस सेटलमेंट के अंडर था। अब इस सेटलमेंट की खासियत क्या थी बता दो, प्रोविजंस क्या थे? पहली बात तो पीजेंट खुद रेवेन्यू देगा। अब तुमने किसी बंदे को अपने घर पे टेनेंट रखा है तो तुम उससे एग्रीमेंट साइन करवाते हो, उसी बंदे से करवाओगे ना। तो यहाँ पे एग्रीमेंट किसकी साइन होगी? दी सेटलमेंट वॉज रिज्ड विद देम। मतलब पहली बार डायरेक्टली गवर्नमेंट ने किसी पीजेंट के साथ कोई एग्रीमेंट बनाई है अंडर दिस सिस्टम। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पीजेंट्स को रेवत कहा गया है कुछ जगह पे, इसलिए इस सिस्टम को रेवतवाड़ी सिस्टम भी बोला जाता है। सेकंड, पहली बार इंडिया में पीजेंट्स के नाम पे लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे थे। पहले कभी भी लैंड पीजेंट के नाम पे नहीं होती थी, या लैंड का कोई भी रिकॉर्ड पीजेंट के नाम पे नहीं किया जाता था। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री पीजेंट्स के नाम पे लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे थे। और इसके लिए एक पत्ता बोलते हैं उसको, एक हर पीजेंट को जो इस सेटलमेंट के अंदर आता था उसको एक पट्टा यानी कि एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता था, जिसमें उसके लैंड की कॉन्फ़िगरेशन होती थी कि इतने से इतनी लैंड इसकी है, इसने इतना रेवेन्यू देना है। तो हर इंडिविजुअल पीजेंट के पास अपना एक पट्टा था जिसमें उनकी लैंड की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी ओनरशिप राइट्स ओवर हिज लैंड होती है। एंड इससे पहले इंडिया में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट? तो पट्टा वॉज द document which configured the ownership rights of the peasants over their land। ठीक है, and it happened for the first time in Indian history। थर्ड, अगर उसके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो लैंड बेच सकता है, मॉर्गेज कर सकता है। तो इसमें पीजेंट के पास लैंड बेचने का और मॉर्गेज करने का हक था टू पे दी रेवेन्यू। रेवेन्यू इतना हाई हो जाता था कि पीजेंट्स नहीं पे कर पाते थे, तो गवर्नमेंट बोलती थी बेच दो लैंड, कर दो रेवेन्यू पे, मॉर्गेज रख दो, कर दो रेवेन्यू पे। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ अपना बेनिफिट देखा, इसलिए उन्होंने लैंड को सेल और मॉर्गेज करने की राइट्स भी पीजेंट को दे दी। बस उनको लैंड रेवेन्यू चाहिए था, उस पे रखना कोलैटरल।
क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे, गिरवी। हम बैंक्स के पास जाते हैं, जैसे होम लोन लेते हैं, हमारा जो हमने घर लेना है वो उसके पास क्या रहता है, गिरवी रहता है, ठीक है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ये रहती है, गिरवी रहती है। तो मॉर्टगेज इसको गिरवी रखना, ठीक है। रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज वेरी हाई, और वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता था, कंपनी अपनी मर्जी से उसको बढ़ाती रहती थी, और कंपनी के पास सारी राइट्स थी फॉर द रिविजन ऑफ द रेट्स ऑफ रेवेन्यू अंडर दिस सेटलमेंट। क्लियर? इस सेटलमेंट के बारे में इतना ही है, सिंपल सी बात है। मैं अगर कंपनी हूँ, तुम एक एक पीजेंट हो, तो मैं तुम्हें पट्टा दूंगी, तुम्हें बोलूंगी तुम्हारी लैंड है, मैंने तुमसे ये रेवेन्यू लेना है, मुझे इस साल मेरे को, मैं किसी वॉर में इंडल्ज होगी, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए अपने वॉर को फंड करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, रेवेन्यू बढ़ा दूंगी, मेरी मर्जी होगी, मेरे पास रेवेन्यू रिवाइज करने के हक है। तो तुम कौन सा प्रोसीजर, हेक्टिक, पत्ता दे, ऑफिसर्स अपॉइंट कर देते थे ना, वो लाइन में खड़े रहते थे। परमानेंट उसने नहीं किया, कॉर्नवालिस था वो, उसको जमीन, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा वो स्टेट थी जहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास लॉयल हो चुकी थी, है ना। और ये वो स्टेट्स, ये अलग, इनके अलग सिस्टम है। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, देयर आर मेनी स्टेट्स विच आर टोटली डिफरेंट। साउथ इंडिया चले जाओ, वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन नहीं प्रेफर करते, करेक्ट, दे आर मोर इनटू बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट। नॉर्थ इंडिया में एवरीवन इज इनटू गवर्नमेंट, मैक्सिमम पीपल, तो उस वजह से हर जगह सिस्टम भी अलग होता है, करेक्ट। तो उस तरीके से यहाँ पे भी अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश की इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रेवेन्यू। अब एक जगह से उनको परमानेंट आ रहा है ना, कि भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 CR आता है, ठीक है, एक जगह से उनको 1 CR आना ही आना है। अगर वो पूरे इंडिया से 1 CR ही लेंगे हर बार, तो वो अपने आप के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंड करेंगे, करेक्ट। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं हर साल सेम फीस लूँ, तो अगले साल अगर मुझे अपना खर्चा बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी, मैं करूंगी, मैं नए बच्चे लूंगी और मैं नए बच्चों से ज्यादा फीस लूंगी, और पुराने बच्चों को उसी एग्जिस्टिंग फीस पे लूंगी, करेक्ट। तो उसी तरीके से अगर एक जगह उन्होंने परमानेंट कर दिया है, तो दूसरी जगह से उनको उसको वेरिएबल करना पड़ेगा, ताकि जब उनको जरूरत है उनको फंड्स मिल जाए, करेक्ट। जैसे गवर्नमेंट में भी होता है फिक्स एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल एक्सपेंडिचर, कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, और जब गवर्नमेंट को लगता है कि उनको ज्यादा जरूरत है तो वो वेरी करते हैं, जैसे सेसेस हो गए, सर चार्जेस हो गए, करेक्ट। कोई डाउट, अब समझ आया, ये वाला पॉइंट समझ आया। एक जगह से उनको फिक्स्ड आ रहा है ना, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से, उनको पता है यहाँ से 1 CR आएगा, इन केस अगले साल उनको 2 करोड़ की जरूरत पड़ जाए, तो वो यहाँ नहीं बढ़ा सकते, पर यहाँ तो बढ़ा सकते हैं ना, रेवतवाड़ी में बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग सिस्टम अपॉइंट किए अलग अलग जगहों पे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। आप समझ आया? हाँ, डेवलप थे बिल्कुल, वो डेवलप थे, इसलिए तो उनको वहां पे जमींदार की क्लास क्रिएट करना उन्होंने जरूरी समझी। डेवलपमेंट ने ही तो उनका काम खत्म किया था। अगर वो इंडियंस को पढ़ाते ही नहीं, तो इंडियंस मूवमेंट भी नहीं शुरू कर पाते। उन्होंने इंडियंस को वेस्टर्न तरीके से पढ़ाया, उन्होंने इंडियंस को एक्सपोज किया टू दी टेक्नोलॉजी, टू द कम्युनिकेशन, तभी तो इंडियंस कनेक्ट कर पाए। ये जितने भी नेशनलिस्ट हैं ये सब पढ़े लिखे हैं, किसी का भी बैकग्राउंड चेक कर लो, एवरीवन। भगत सिंह, सोशलिज्म, उसने खत भी लिखा था एक सोशलिज्म का, किसको लिखा था, लेनिन को लिखा था, रशिया में था वो, यूएसएसआर बनाया था जिसने। सुभाष चंद्र बोस, ही वाज सिविल सर्वेंट। महात्मा गांधी, नेहरू, पॉलिटिशियन। दादा भाई नारोजी, राइटर्स। तो एक जगह पे उन्होंने
अपने लिए एक शील्ड क्रिएट कर दिया कि भाई ये शील्ड है, ये हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे, ये हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो एक जगह पे उन्होंने अपना मटेरियलिस्टिक बेनिफिट देखा। करेक्ट? क्लियर हुआ? अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरियाणा वगैरह में जहाँ राइस ग्रो ही नहीं करते थे वहां अब राइस फ्लरिश कर रहे हैं। बेनिफिट किसको हुआ? 2 ही स्टेट्स को हुआ ना, 3 को, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। बाकी स्टेट्स रह गई क्योंकि वहां पे वो बेनिफिट नहीं पहुंच पाए, उन्होंने वहां पे कुछ और कर दिया बिकॉज दैट डिडंट सूटेड देयर। बट पंजाब और हरियाणा में लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी थी, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। वहां के फार्मर्स इंटेलिजेंट थे, उन्होंने नहीं किया। क्लियर? अगर तुम्हें कोई चीज पता है, HYV सीड्स को यूज करे अच्छी बात है, तो जितना फर्टिलाइजर यूज किया गया उसके बाद तो सॉइल एक टाइम पे डिग्रेड होगी ना। आज के टाइम पे पंजाब और हरियाणा में इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन और इरिगेशन का यूज हो रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली आफ्टर सम इयर्स इट विल वैनिश। छपाक, है ना, वायरल हुआ था ना, कोई बात नहीं। तो उस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भी कंडीशंस, लोग, मेंटालिटी, सोशल स्ट्रक्चर देख के सारे सेटलमेंट लाए। पर मेजर रीजन यही था कि एक जगह से जब परमानेंट आ रहा है तो दूसरी जगह से बढ़ा दो ताकि उनके फंड्स पूरे हो जाएं, ताकि उनको बेनिफिट हो। ठीक है? क्लियर? लिख लें ये ट्वेल्थ सिस्टम। This system was introduced by Thomas Munro, वो एक ट्रेन भी आती है ना, थॉमस, है ना, क्यूट है ना वो 2-3 ट्रेन है, वो थॉमस बड़ा क्यूट है, पर वही वाला थॉमस है। थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रेड। कार्टून नेटवर्क भी बंद हो गया पता है? हाँ, कार्टून नेटवर्क बंद हो गया। रेड, REID। इन बॉम्बे, इन 1822 लिखना पहले, 2020 इन बॉम्बे, मद्रास, in 1820 in Bombay, Madras, सिंध। और नोटिस करो ये वो एरियाज है जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जब प्रोडक्शन ज्यादा हुई रेवेन्यू ज्यादा ले लिया, है ना। मद्रास, सिंध, बिरार, BERAR, बिरार, and parts of Assam. That is 51% of that is 51% of total British area. Next point, in this settlement, peasants were made responsible to pay land revenue. Peasants were made responsible to pay land revenue directly to East India Company. Directly to the East India Company. Peasants were made responsible to pay the land revenue
directly to East India Company. Next लिखो features. पहला, peasants were made the owners of the land, and the settlement was enriched with them. दो चीजों को जोड़ता है ना रिच ज्योग्राफी में, है ना, लैंड फॉर्म सा होता है वो जो दो पहाड़ों के बीच में होता है, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, since peasants were called as Ryoth, this system came to be known as Ryothwadi system. This system came to be known as Ryothwadi system. The system was called as Ryothwadi system. Next, under this system, each peasant was issued a patta, bracket में लिखो document, configuring ownership rights of the peasants, configuring the ownership rights of the peasants in the area of land under each peasant, and the area of land under the peasant लिखना. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, the rate of revenue was excessively high. The rate of revenue was excessively high. The rate of revenue was excessively high and was not fixed. And was not fixed and revised periodically. And revised periodically. यानी कि हर साल. And revised periodically. Next point, last. The company retained the right to increase. The company retained the right to increase the revenue at the time of revision. At the time of revision. The company retained the right to increase the revenue at the time of revision. क्लियर? समझ आया रयोथवाड़ी?
अब हमारा नेक्स्ट है महलवाड़ी सिस्टम। मैंने प्लेसेस लिखवा दिए ना रथवाड़ी के। ये दो लोग थे, हॉल्ट मैकेंजी एंड आर मार्टिन बोल्ट, जिन्होंने महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1820 में बचे हुए एरियाज में। कौन कौन से बचे हुए एरियाज होगी? पंजाब, जो हमारा वाला पोर्शन है, जो इंडिया के पास है, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और क्या बचा? सेंट्रल प्रोविंस, जिसको आज के टाइम पे बोला जाता है मध्य प्रदेश। पहले बोला जाता था मध्य प्रदेशा। और एक और बचा, सेंट्रल यूपी, दैट इज अवध। इन एरियाज में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हॉल्ट मैकेंजी एंड आर मार्टिन बोल्ट। कितना परसेंट एरिया बचा हमारा? कितना हो गया? 51 और 19 कितना हो गया? 30 बच गया। तो दिस वाज प्रैक्टिस इन 30% ऑफ द ब्रिटिश एरिया। दो लर्न हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप समझ आ जाएगा जो बचा कुछ है। अब इसमें क्या होता था, विलेजेस को लिया जाता था और उनको साथ में क्लब कर देते थे। जैसे 2-3 विलेजेस हैं साथ में, उनको क्लब करके उनको बोलते थे महल। ठीक है, 2-3 विलेजेस को क्लब करके उनको डेजिग्नेट कर देते थे महल। और एक सिंगल पर्सन जो नॉर्मली हेडमैन होता था, वो रिस्पॉन्सिबल होता था उस महल के हर पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम कितने लोग हो? 6 लोग हो। मैं तुम्हें क्लब कर दूंगी और तुम में से एक लीडर बना दूंगी और उस लीडर को बोलूंगी तुम सबके जो भी होमवर्क वगैरह है वो कलेक्ट करे। जैसे क्लास में क्या होता है, मॉनिटर है ना, उस तरीके से 2-3 विलेजेस को क्लब करके उनको महल बना दिया जाता था। और हर महल का एक सिंगल पर्सन होता था लीडर, जो नॉर्मली विलेज हेडमैन वगैरह ही होते थे। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी उस एरिया से, उस महल से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो अब जितनी भी लैंड उस विलेज की है वो किसको बिलोंग करेगी? इस महल को। ठीक है, और लैंड डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? ग्राम सभा। उस टाइम पे भी पंचायत वगैरह होती थी, तो जो ग्राम सभा होती थी, विलेज हेडमैन करेगा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट। पर लैंड किसको कितनी मिलनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी है, वो कौन तय करेगा? ग्राम सभा। इसमें जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स्ड नहीं था, पर हाँ वो 20 to 30 ईयर्स आफ्टर लैंड, मतलब 20-30 साल बाद वो रिवाइज करते थे। और इसलिए इसको टेम्पररी जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि एक पर्सन के पास राइट है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की। ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि भाई आप मुझे 10 लाख कलेक्ट करके दो। पीजेंट्स बेचारे अनपढ़ होते थे, उनको क्या पता होता था, वो क्या पता 11 लाख कर देता होगा 1 लाख अंदर, हो सकता है। जैसे जमींदार करते थे, ज्यादा करते थे अपने फायदे के लिए, तो इसलिए इसको टेम्पररी जमींदारी सेटलमेंट भी बोला गया है। इतना ही है महलवाड़ी के बारे में। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लब किया, महल बनाया। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे विलेजेस को क्लब करके क्या बनाते हैं? गांव, टाउन। एक होती है पंचायत, जो एक पर्टिकुलर विलेज में होती है। और जब बहुत सारे विलेजेस को हम मिला के बनाते हैं तो वो क्या बनती है? मतलब 2-4 विलेजेस है, क्या लेवल होते हैं पंचायत के? सबसे पहले पंचायत, उसके ऊपर तुमने पॉलिटिकल साइंस में किया है ना मास्टर्स, पंचायत को एक ग्राम पंचायत बोलते हैं ना।
तो यही बताएगी, अब इसने पॉलिटिकल साइंस में की है ना, यूनिवर्सिटी के खिलाफ धरना देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ा रही है वो बच्चों को। जिला परिषद तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, उसके बीच में भी एक जगह आती है सबसे। हाँ, म्यूनिसिपैलिटी तो टाउन्स में होती है। देखो, लोकल बॉडीज दो तरीके की होती है, एक होती है अर्बन, एक होती है रूरल। ठीक है, तो क्या नहीं मारो, अब मैं बता रही हूँ। अर्बन में आता है हमारा, अर्बन में 8 तरीके की बॉडीज होती है, 8। ठीक है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़े बड़े टाउन्स में होती है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। देन वी हैव म्यूनिसिपैलिटीज जो छोटे टाउन्स में होती है, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे। ठीक है, देन वी हैव टाउनशिप, कैंटनमेंट एरियाज के लिए अलग होती है। 8 अर्बन लोकल बॉडीज है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, पोर्ट एरियाज के अलग अर्बन लोकल बॉडीज होती है। उसी तरीके मेजर हमने कौन सी करनी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज। उसी तरीके से रूरल एरियाज में 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले पंचायत, जिसको हम ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। सुपरवाइज कौन करता है, ये बताया था ना ये दिन मैंने, है ना। ग्राम सभा बजट डिसाइड करती है, मैटर्स डिसाइड करती है ना। क्या नाम था, वैशाली। सबके नाम सेम है, उसका नाम विशाखा है, उसका नाम वैशाली है, उसका हर्षिका है। तुम्हारा क्या था, शिवांशी, तुम्हारा वीरू है, पीयूषी, का सबके नाम पे कैसे याद रखूंगी मैंने सारे नाम, है ना। पंचायत, ग्राम सभा सेकंड। जिला परिषद होती है टॉप लेवल पे। जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस होते हैं ना, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिला परिषद। बीच में क्या होता है, पंचायत समिति, जो विलेज की फंक्शनिंग, डेवलपमेंट वगैरह रेगुलेट करती है। और पंचायत समिति इज मेड अप ऑफ कंपाइलिंग ऑफ अ नंबर ऑफ विलेजेस, नॉर्मली 4 to 5 या 10 तक, और फिर सारे विलेजेस मिलके बनाते हैं जिला परिषद। ठीक है, तो टाउन्स नहीं बनाते हैं विलेजेस, विलेजेस टाउन्स नहीं बनाते हैं। उनमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज मेजरली कुछ। हाँ, ब्लॉक लेवल ही होता है ना ये। दिस इज ब्लॉक लेवल, दिस इज डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड दिस इज विलेज लेवल। ठीक है, हर टाउन का अपना सिस्टम होता है। बड़े टाउन्स में होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसमें होता है मेयर, हाँ, है ना। फिर होती है म्यूनिसिपैलिटी, जिसमें होता है चेयरपर्सन। वार्ड मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं ना, किया वोट, किया होगा तुमने पिछली बार, इससे पिछले इलेक्शन जो हुए थे। नहीं किया किसी ने, मैंने किया था, याद भी नहीं है इसको। होते हैं ना इलेक्शंस वार्ड मेंबर्स के, वो अलग अलग जगह अपने अपने एरिया का एक वार्ड मेंबर खड़ा होता है। दैट फॉर्म म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी। उसी तरीके से विलेजेस में होते हैं विच फॉर्म्स पंचायत, एंड दी इलेक्ट सरपंचेस गो टू पंचायत समिति, उसके भी अलग अलग होते हैं। देन जिला परिषद, जिसमें सीएम लेवल के लोग बैठते हैं। ठीक है, आगे यार, अब तो आना है तुमको यार, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी विलेजेस को क्लब करके क्या बनाते हैं, महल। ठीक है, जैसे अभी भी वही है, विलेजेस को क्लब करके क्या बनाया, समिति। ठीक है, 9th-10th की बुक्स पढ़ना सच्ची शुरू कर दो, ये है उसमें 10th की बुक में। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया करके चैप्टर, ऐसे ही कुछ नाम है। ठीक है, लिख लिया अब महलवाड़ी। ठीक है, देखो, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय Holt Mackenzie
N.R. Martin Bolt. N.R. Martin Bolt. In 1820. In 1820. In Punjab, Western Uttar Pradesh, Western Uttar Pradesh, comma, Central UP, Central UP के ब्रैकेट में लिखो अवध, अवध को पहले बोलते थे ओध, ठीक है, तो बड़ी बा बुक्स में ओध भी लिखा होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, एंड सेंट्रल प्रोविंस, ब्रैकेट में लिख लो मध्य प्रदेश। ऑल दिस ऐसे डाल के लिखो, ऑल दिस कंप्राइज्ड ऑफ 30% ऑफ, all this comprised of 30% of total British India, 30% of total British India। लिख लिया यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अंडर दिस सिस्टम, under this system several villages were clubbed together and referred as mahal। Next point, a single person was made responsible to collect revenue from his mahal and generally he was headman of the village। वो लोग आपस में डिसाइड कर लेते थे कौन सा हेडमैन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, all land belonged to the mahal, all the land belonged to the mahal and Gram Sabha was responsible for the distribution of land, and the Gram Sabha was responsible for the distribution of land among the peasants। Next point, land revenue was not fixed and revised after every 20 to 30 years, Last point, this system is known as temporary zamindari settlement। Temporary zamindari settlement। समझ आया है यहाँ तक? अब हम करेंगे positive impact on the Britishers।
सबसे पहले वही जो अभी मैंने आपको बताया था, परमानेंट सेटलमेंट से उनका जो रेवेन्यू था वो क्या हो गया, फिक्स। तो वो आराम से अपना एक्सपेंडिचर प्लान कर सकते थे। तुम्हें पता है तुम्हें महीने के 10,000 रुपए मिलने हैं, तो तुम आराम से सोच सकते हो कि वो 10,000 तुम कैसे प्लान और कहाँ पे खर्चोगे। पहला पॉइंट ये। सेकंड, रेवतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम से उनका एक्सपेंडिचर या उनका जो रेवेन्यू था वो बढ़ जाता था, तो अल्टीमेटली उनकी इनकम बढ़ जाती थी। तो इससे वो अपना एक्सटेंडेड एक्सपेंडिचर या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर कवर कर सकते थे। एंड लास्ट क्या होगा, किए हुए हैं सारे। क्रिएशन ऑफ ए न्यू क्लास ऑफ जमींदार एंड तलुकदार्स भी बोलते हैं कुछ एरियाज में, जो जट वगैरह होते हैं ना, जट जमींदार होते थे वो कभी कभी तलुकदार, ऐसे जोटीदार्स, बड़ी जगहों पे जोटीदार्स बोलते हैं जट्स को। जो जट जमींदार होते हैं उनको बोलते हैं जोटीदार्स, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से। तो इस वजह से एक ऐसी क्लास क्रिएट हुई जो थ्रू आउट द ब्रिटिश राज वो सपोर्टिव टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। लिख लें पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर कॉन्सिक्वेंसेस करते हैं। पहला लिखो, इन द परमानेंट सेटलमेंट एरिया, in the permanent settlement area, their income became fixed. Their income became fixed and they could plan their expenditure. Next लिखो, in Mehelwadi and Rayotwadi areas, in Mehelwadi and Rayotwadi areas, their income increased. In Mehelwadi and Rayotwadi areas, their income increased. Last लिखो, they created a new social class. They created a new social class called as zamindars or talukdars, called as zamindars and talukdars or talukdars, who always supported them throughout the British period. Who always supported them throughout the British period. लास्ट टॉपिक है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी? और और सोचो, अलग हट के सोचो। पहला, लैंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। और पहला, इंडिया में शुरू से ये बिलीव था कि जो लैंड है वो पूरे कम्युनिटी को बिलोंग करती है। सो लैंड बिकेम ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। पहला कॉन्सिक्वेंस ये हो गया कि एक ये नई चीज आई है इंडिया में।
पहले इंडिया में जो प्रॉपर्टी होती थी वो कम्युनिटी बेस्ड पे होती थी, ठीक है। सेकंड, तो एक जमींदार है, उसके 2 बच्चे हैं, तो वो लैंड बांटेगा। तो फ्रैगमेंटेशन ड्यू टू द हेरिडिटरी नेचर ऑफ द लैंड, फ्रैगमेंटेशन ऑफ द लैंड बिकेम, और जैसे जैसे 2 बच्चे हैं, 2 में बांट दिया। 1 एकड़ लैंड है, 10 कनाल लैंड है, 2 बच्चों में बांट दिया, 5 कनाल एक के पास, 5 कनाल एक के पास। अब 5 कनाल वाले के आगे 2 बच्चे होते हैं, 2.5 कनाल 2.5 कनाल, उसके आगे 2 बच्चे होते हैं, 2.5 का हाफ कितना हुआ 1.25। तो 1.25 लैंड में क्या कल्टिवेशन होगी, जो 5 कनाल पे हो सकती है वो 1.25 पे हो सकती है। तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड इतनी ज्यादा होने लगी कि जो लैंड होल्डिंग साइज होता है, समझते हो लैंड होल्डिंग साइज, मेरे पास कितनी लैंड है और उस पर कितनी प्रोडक्शन होती है, वो क्या हो गया अनइकोनॉमिकल, करेक्ट। छोटी सी लैंड में कितनी प्रोडक्शन, एक आपका किचन गार्डन जैसे बनते, कितनी उसमें फ्रूट्स या सब्जियां बन जाए, उतनी जितनी तुम्हारी फैमिली खा सके। वैसे जितनी ज्यादा लैंड फ्रैगमेंट होने लगी, अल्टीमेटली लैंड होल्डिंग साइज इतने कम होते गए कि वो अनइकोनॉमिकल हो गए, यानी कि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता था उस बंदे के को जिसके पास वो लैंड होती थी। यहाँ तक क्लियर हुआ। बर्थ ऑफ एब्सेंट लॉर्डिज्म। क्या होता है एब्सेंट लॉर्डिज्म? लॉर्ड किसको बोलेंगे हम? ठीक है, जमीन, हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं जमींदार, ठीक है, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड थे ना उस एरिया के। एब्सेंट क्या होता है? गुम। बर्थ ऑफ एब्सेंट लॉर्डिज्म का मतलब है कि जो नए जमींदार सारे थे, वो पुराने जमींदार से लैंड खरीदते थे और वो टाउन्स में चले जाते थे, वापस लैंड खरीदी को टाउन्स चले गए और अपने ऑफिशियल्स को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भेज दिया, और वो ऑफिशियल जैसे मर्जी रेवेन्यू कलेक्ट करे, मार के पीट के। तो एब्सेंट लॉर्डिज्म बिगेन इन इंडिया। समझ आया? कोई डाउट होता है ना, जैसे अंडरग्राउंड टाउन्स होते हैं, वो अपने एजेंट्स भेजते हैं ना मारपीट करने, तो उसी तरीके से जमींदार को टाउन्स में रहते थे, अपने ऑफिशियल्स को रेवेन्यू पे करने भेज देते थे। एब्सेंट लॉर्डिज्म इसलिए बोला जाता है कि अगर ये टाउन्स में रह रहे हैं तो ये पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स ना सुन रहे हैं, ना इनको कोई फर्क पड़ रहा है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? पक्की बात है। परमानेंट सेटलमेंट में लॉर्डिज्म, एब्सेंट लॉर्डिज्म शुरू हो गया। सेकंड, महलवाड़ी और रियोतवाड़ी सिस्टम में रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता था कि पीजेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लगी थी, ठीक है। महलवाड़ी और रियोतवाड़ी में कैसे होती थी पीजेंट्स की एक्सप्लॉइटेशन? ड्यू टू हाई रेवेन्यू। और जमींदारी में कैसे होगी कि कंपनी जो मर्जी फिक्स करे, जमींदार के ऊपर है वो जितना मर्जी कलेक्ट करे। तो महलवाड़ी और रेतवाड़ी में कंपनी डायरेक्टली पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी, और जमींदारी में परमानेंट में जमींदार पीजेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मैंने तुम्हें बोला कि 1 करोड़ तुमने कलेक्ट करना है, तुम अपने बेनिफिट के लिए 1.5 करोड़ करो, एक्सप्लॉइट कौन होगा? पीजेंट। तुम तो कर दोगे, वो प्रॉब्लम किसको होगी? पीजेंट को। यहाँ तक क्लियर हुआ? की बात है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टॉप्ड, खत्म होगी। क्यों क्यों हुई होगी खत्म? डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर स्टॉप्ड, क्योंकि पीजेंट्स के पास कुछ बचता ही नहीं है, सारा उनको तो रेवेन्यू देना पड़ता है। तो जब उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो वो अपनी लैंड पे क्यों कुछ लगाएंगे? तो एग्रीकल्चर एक तरीके से, जैसे अब डेवलपमेंट हो रही है, एंशिएंट इंडिया में डेवलपमेंट हुई, पर इस टाइम पे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बड़ी स्टैग्नेंट हो गई, रुक ही गई, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, बिकॉज दे वर लेफ्ट विद लिटिल और नो मनी टू इन्वेस्ट ऑन दी फार्म्स। क्लियर ये वाला पॉइंट?
तो पीजेंट्स ने अपनी लैंड बाय सेलिंग ये सब बड़ा ज्यादा होने लगा, तो बहुत सारे लोग लैंडलेस लेबरर्स भी बन गए, उनके पास लैंड बची ही नहीं। रेवेन्यू पे करने के लिए वो लैंड बेच देते थे और फिर वो क्या काम करेंगे, लेबरर्स का ही काम करेंगे। सो पीजेंट्स टर्न्ड इनटू लैंडलेस लेबरर। क्या होते हैं ये, थोड़ा जोर से बोलो। जो दूसरे की लैंड में काम करते हैं क्योंकि उनके पास अपनी लैंड नहीं होती। क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस समझ आ गए। लिख ले, देखो देखो, लैंड बिकेम प्राइवेट प्रॉपर्टी which was earlier believed to be belonging to a community, believed to be belonging to a community, and this property was easily transferable. Was easily transferable. Next, fragmentation of land started. Fragmentation of land started. Fragmentation of land started and ultimately led to the uneconomical landholding sizes. Next लिखो, this system especially permanent settlement gave birth to absent lordism, that is the zamindars who purchased zamindari from the traditional zamindars क्योंकि इनको सब कुछ मिल रहा था तो ये लोग तो लग्जरी में ही जिएंगे ना। lived in urban centers and collected revenue through their officials ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो, exploitation of the farmers increased because the rate of revenue was very high. The rate of revenue was very high in Mehelwadi and Rayotwadi system.
and in the permanent system, how much the zamindars would collect. In the permanent system, how much the zamindars would collect was not mentioned. The zamindars would collect was not mentioned. पर जमींदार कितना कलेक्ट करेंगे ये नहीं ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं मेंशन किया। उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि भाई 1 करोड़ आपने कलेक्ट करना है, 1 करोड़ का 10/11 पोर्शन मैंने लेना है। पर ये तो उन्होंने बोला नहीं आप कितना कलेक्ट करोगे वहां से। करेक्ट। नेक्स्ट लिखो, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर stopped because the farmers or the peasants were left with little or no money. Were left with little or no money. Last point लिखो, many peasants became landless laborers. Many peasants became landless laborers because of selling and fragmentation of land. Because of selling and fragmentation of land. ठीक है, समझ आया लैंड रेवेन्यू सिस्टम? कोई डाउट लैंड रेवेन्यू में? थक गए? क्या हुआ, थक क्यों गई आज? गर्मी लग रही है? घर जाना है? मुझे भी। ठीक है, फिर कल शुरू करेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, हाँ वो भी करवा दूंगी मैं, लैपटॉप रिपेयर में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे लैपटॉप आता है फिर मैं वो करवा दूंगी। एंग्लो मराठा और एक एंग्लो बुर्मा, बुर्मा तो इतना सही है, वो भी करना है हमें, वो भी करवा दूंगी। हाँ वो चार्ट ना, लाइक इट, तुम्हें याद है वो मैंने बनवा दूंगी तुमको। ठीक है, अच्छा एक ड्राइंग बनवानी थी तुम्हें, छोटी सी पक्का, मैं कल भी भूल गई थी। वो चार्ट तुम्हें मैं एक काम करूंगी, मैं निकालूंगी और मैम को शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैम तुम्हें भेज देंगी चार्ट ड्राइंग बनानी है। एंशिएंट हिस्ट्री की है। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर की। मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर में ड्राइंग नहीं ना बना के बताई। हाँ नहीं, कैसे बनानी है पेपर में बना के बताई थी। एक छोटी सी ड्राइंग बना लो ताकि तुम आगे पेपर में भी बना लो। ठीक है,
टेम्पल आर्किटेक्चर किया था ना तुमने एंड में, ठीक है। एंड में बेसिक रेफरेंस के लिए जब हमने सारी स्टेजेस कर लिए ना, उसके एंड में आएगी ये सारी स्टेजेस के बाद। ये सारी डेवलपमेंट हो गई थी ना, अप्रेस, प्लेटफॉर्म, शिकारा, कलश। हम कल इकोनॉमिक पॉलिसीज खत्म करेंगे, फिर हम जो हमारे वॉर्स बचे हैं वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। फिर हम रिवॉल्ट ऑफ 1857, पहले 1857 वाला जितना भी उससे पहले वाला पीरियड है पूरी तरीके से कंप्लीट करके उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, पता नहीं क्या सीन है उसका। वो ऑन हो रहा है फिर वापस बंद हो रहा है, मैं साइन इन तक जा रहा है वो, फिर वो ब्लैंक हो रहा है। हाँ वो दिया है, अब टाइम तो लगेगा। मनाली समझ आ गया? मेन शाइन, सब्सिडरी शाइन्स, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म्स, द्वारपाल हमने पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, वो जैसे जो उनका वो होता था, वाहन होता था, वो बना होता है। कलश, आमलक जैसे उसमें था, किसमें था आमलक? आमलक टाइप स्ट्रक्चर था ना, पिलर्स वगैरह में भी होता था ना, बैकस टाइप वैसा। कलश, पटाखा, हर मंदिर के ऊपर फ्लैग होता है, उसको हम बोलते हैं पटाखा, ठीक है। तो ये तुम जब सारी स्टेजेस लिख लोगे उसके बाद तुम ये बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सी ड्राइंग है, तभी मैं सोचा तुम्हें बनवा के देती हूँ, अच्छी लगेगी बनाई हुई।